अनअकैडमी राजस्थान 360 में आपका स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का गेट सब्सक्रिप्शन आप कैसे ले सकते हो? तो उसके लिए सिंपली आपको मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और उसके बाद आप अनअकैडमी से जुड़ जाते हो। अनअकैडमी के द्वारा आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। मैं हूं विकास जेवलिया। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैं हूं विकास जेवलिया। मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी बीएड में मैंने क्या क्या एग्जाम क्वालिफाई किया है? तो बेटा मैंने टेट 2011-12 राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011, एसएससी एफसी एग्जाम 2012, राजस्थान पुलिस एग्जाम 2013, राजस्थान माइंस एग्जाम 14-15, राजस्थान पुलिस एग्जाम 2015, रेलवे नॉन टेक्निकल एग्जाम 2014-15, रीट एग्जाम 2018। रीट एग्जाम 2018 में मैंने 123 मार्क्स प्राप्त किए थे और वो भी मैं उस टाइम गवर्नमेंट सर्विस में था। तब मैंने केवल 2 या 3 महीने की तैयारी के अंदर 2 या 3 महीने की तैयारी के अंदर मैंने रीट के अंदर 123 मार्क्स प्राप्त किए थे और वो भी एक मैंने और उसके बाद 123 मार्क्स प्राप्त करने के बाद मुझे टीचर एग्जाम L2 2018 में मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया, क्रैक किया। माय टीचिंग एक्सपीरियंस है 5 ईयर। तो मैं 2-3 महीने की तैयारी में मैंने अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ साइकोलॉजी एंड टीचिंग मेथड का जो अपना रेट का 50% पार्ट है उसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से स्टडी की, बहुत अच्छे से क्लियर किया उसको और 123 नंबर मैंने लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अनअकैडमी का। यदि आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो उसके बाद अनअकैडमी आपको क्या क्या फीचर्स अवेलेबल करवाती है? तो उसके अंदर फर्स्ट है डेली लाइव क्लासेस मिलती है आपको, जिसके अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको डाउट क्लियर करने का मौका मिलता है, आंसर पोल का मौका मिलता है। इसके बाद में लाइव टेस्ट चलते हैं और क्विजेज चलते हैं जिसके द्वारा आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, क्विजेज के द्वारा मॉक टेस्ट दे सकते हो। इसके साथ ही आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के अंदर स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं। आप यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी की कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, किसी भी आईआईटी है, नीट, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा स्ट्रक्चर्ड किया हुआ कोर्स अवेलेबल अनअकैडमी प्लेटफॉर्म करवाता है। इसी के साथ बात करें अनलिमिटेड एक्सेस के अंदर आप यदि एक वन टाइम सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो उस सब्सक्रिप्शन को आप अलग अलग डिवाइसेस के अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस को बार बार देख सकते हो, सुन सकते हो, अपना डाउट सभी क्लियर कर सकते हो। तो अनअकैडमी आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ जोड़ती है और अपनी तैयारी को अच्छा करती है। इसी के साथ बात करते हैं आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की। आरपीएससी सब्सक्रिप्शन, हाँ बेटा, यदि आरपीएससी का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, आरपीएससी के अलावा यदि यूपीएससी, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, डिफेंस है, किसी भी एग्जाम का यदि आप कोर्स लेते हो अनअकैडमी से तो मेरे अकॉर्डिंग 12 महीने और 24 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन माना जाता है, क्योंकि 1 ईयर एंड 2 ईयर की प्रिपरेशन के अंदर आप अलग अलग 5-4 एग्जाम अच्छे से दे सकते हो और आप अपनी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 7,000 का है और 24 मंथ्स 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 8,400 में मिलेगा। यदि बेटा बात करते हैं, यदि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन के अंदर मेरा रेफरल कोड विकास01 यूज करते हो तो इसके अंदर आपको 10% डिस्काउंट के साथ ये 7,000 से 6,300 रुपए में मिल जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन की। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेटा 8,000 का है। यदि मेरा कोड विकास01 यूज करते हो तो ये आपको 7,560 रुपए में मिलने वाला है। अब अपना टॉपिक था सीडीपी बाल विकास। सीडीपी चल रही थी जिसके अंदर हमने सीडीपी फर्स्ट और सीडीपी सेकंड क्लियर कर लिया था। सीडीपी फर्स्ट और सीडीपी हमने देख लिया है। आज सीडीपी पार्ट थर्ड बोल सकते हैं या साइकोलॉजी यूनिट फर्स्ट का पार्ट थर्ड है ये।
यानी इसके अंदर चल रहा था अपना बाल विकास जिसके अंदर वर्दी विकास की कंसेप्ट, विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, अधिगम से संबंध, वंशानुक्रम, वातावरण की भूमिका। तो इसके अंदर अपने वर्दी और विकास का कंसेप्ट सीडीपी फर्स्ट और सीडीपी सेकंड के अंदर अच्छे से देखा, बहुत ही शानदार तरीके से देखा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अपन एक एमसीक्यू का भी कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। वो अपना कोर्स स्पेशल क्लासेस के अंदर आएगा, जिसके अंदर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरे को फॉलो करना है, विकास जेवलिया। तो उसके ऊपर आपको सीडीपी के कंप्लीट एमसीक्यू मिलने वाले हैं। एमसीक्यू की प्रैक्टिस अपन वहीं पर करेंगे। तो इसके साथ अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक सीडीपी थर्ड, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड बाय पेडागोजी का पार्ट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट, यानी बाल विकास के सिद्धांत, थ्योरीज, बाल विकास के प्रिंसिपल, विकास की प्रकृति को, नेचर को समझने से का मतलब यह है कि आप विकास के थ्योरीज को पढ़ो, प्रिंसिपल को पढ़ो अच्छे से। तो बाल विकास के सिद्धांत और बाल विकास की प्रकृति के बारे में इस चैप्टर के अंदर सीडीपी थर्ड के अंदर हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, बाल विकास के सिद्धांतों से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आपकी एग्जाम के अंदर बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि रीट का पेपर आपका कंसेप्ट बेस पे आता है और प्रिंसिपल से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। और इसके अंदर अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, बाल विकास के सिद्धांत, विकास की प्रकृति को विकास के सिद्धांतों के द्वारा समझा जा सकता है। देखना, विकास की जो प्रकृति है, विकास की जो नेचर है, विकास क्या है, उसकी नेचर कैसी है, उसको अपन बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के जो सिद्धांत है उनके द्वारा अपन समझ सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिद्धांत, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेके, विकास क्या है? जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी नहीं रुकती है। और वर्दी की बात अपने की थी, वर्दी एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है। यानी वर्दी क्या है? एक निश्चित उम्र के बाद मध्य किशोरावस्था तक आके रुक जाती है, धीमी हो जाती है। लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, यानी सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखो, विकास एक सतत प्रक्रिया है, अपने ये देखा है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। तो इसके अंदर देखते हैं, देखो, प्रथम 3 वर्षों में बाल्य के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है। देखो, बात की थी अपने वर्दी के अंदर, उसके अंदर वर्दी के अंदर बात क्या की थी? देखो, 3 अवस्थाएं थी, शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। तीनों अवस्थाओं की बात की थी। मैंने बताया था कि शेष अवस्था के अंदर वर्दी की गति सबसे फास्ट होती है, बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है, और किशोरावस्था के अंदर वापिस पुनः क्या हो जाती है? पुनः तीव्र हो जाती है। लेकिन सबसे फास्ट किसके अंदर होती है? शेषावस्था के अंदर होती है। उसके बाद किशोरावस्था में, और सबसे कम क्या होती है? बाल्यावस्था में होती है। बाल्यावस्था में धीमी होने का रीजन मैंने बताया था। बाल्यावस्था में बालक क्या होता है? मस्त मोला होता है, खेल कूद में ध्यान रखता है, खाता पीता समय पे नहीं है, तो उसकी एनर्जी वेस्ट होती है, और एनर्जी वेस्ट होने के कारण ही उसकी विकास की गति धीमी हो जाती है, वर्दी की गति धीमी हो जाती है। और वर्दी क्या है? विकास का ही एक पार्ट है, विकास का एक हिस्सा है, इसलिए विकास की भी गति क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, क्योंकि वर्दी क्या है? शारीरिक पहलू है। वर्दी क्या है? शारीरिक पहलू का है। तो विकास की प्रक्रिया के अंदर सभी पहलू आते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी पहलू आते हैं। तो चूंकि वर्दी उनकी धीमी हो गई है, तो शारीरिक पहलू क्या हो गया? धीमा हो गया। तो शारीरिक पहलू का विकास स्लो हो रहा है, तो विकास की प्रोसेस भी क्या हो रही है? स्लो हो रही है बाल्यावस्था में।
तो बात करते हैं शेष अवस्था में सबसे तीव्र धीमी हो जाती है, बाल्यावस्था में मस्त मोला होता है बालक, बहिर्मुखी होता है, खेलता कूदता है, खाना नहीं खाता है, एनर्जी वेस्ट होती है, तो प्रोसेस धीमी हो जाती है। किशोर अवस्था में पुनः तीव्र होती है, क्योंकि किशोर अवस्था में अचानक बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स जनरेट होते हैं जिससे वापिस वृद्धि की गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। तो देखो प्रथम 3 वर्षों में, यानी प्रथम 3 वर्षों का मतलब है शेष अवस्था में भी शेष पूर्व शेष अवस्था और एक होती है उत्तर शेष अवस्था। तो प्रथम 3 वर्ष पूर्व शेष अवस्था के और ये 3 से 6 उत्तर शेष अवस्था के। तो प्रथम शेष पूर्व शेष अवस्था के अंदर भी उत्तर शेष अवस्था से फास्ट होती है ये। तो देखो प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है, उसके पश्चात धीमी पड़ने लग जाती है। क्यों इसका कारण क्या है? देखो इसका कारण क्या है, देखना आप कंसेप्ट तैयार करना। इसका कारण यह है कि प्रथम 3 वर्ष क्या है, शेष अवस्था के हैं, पूर्व शेष अवस्था के। शेष अवस्था जिसके अंदर अपने 2 पार्टों में डिवाइड किया है, पूर्व और उत्तर। उसके बाद आ जाएगी आपकी बाल्यावस्था, उसके बाद आ जाएगी किशोर अवस्था। तो प्रथम 3 वर्ष इसके हैं पूर्व अवस्था के, उसके बाद ये आ गई आपकी उत्तर शेष अवस्था और ये आ गई आपकी बाल्यावस्था और ये आ गई आपकी किशोर अवस्था। अब बात करते हैं, मैंने बताया बाल्य अवस्था का कंसेप्ट आपको कि बाल्य अवस्था के अंदर गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है और शेष अवस्था के अंदर तीव्र होती है। और इसके अंदर देखो इसमें भी पूर्व शेष अवस्था के अंदर सबसे फास्ट होती है, अति तीव्र होती है, बहुत तीव्र होती है और इसके बाद इसमें क्या होती है, तीव्र होती है। तो पूर्व शेष अवस्था में गति सबसे फास्ट होती है। अब देखो इन दोनों में पूर्व शेष अवस्था और उत्तर शेष अवस्था में पूर्व शेष अवस्था में गति बहुत तीव्र होती है। इसका कारण यह है कि उत्तर शेष अवस्था के अंदर देखो 3 से 6 कुछ इसके अंदर बाल्यावस्था के गुण आने स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ इसके अंदर बाल्यावस्था के गुण आने स्टार्ट हो जाते हैं। 3 से 6 वर्ष का कार्यकाल है, तो चूंकि 6 वर्ष से बाल्यावस्था के काल स्टार्ट हो जाता है तो इसके अंदर बाल्यावस्था के गुण आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चा जो जल्दी, कुछ बच्चे हैं वो जल्दी परिपक्व होने के कारण वो बच्चे बहिर्मुखी हो जाते हैं, मस्त मोले हो जाते हैं। इसके कारण उनकी उत्तर शेष अवस्था में खेलने कूदने की जो बाल्यावस्था की प्रॉपर्टीज हैं वो आ जाती हैं, इसलिए विकास की गति पूर्व शेष अवस्था से हल्की स्लो हो जाती है, लेकिन इसके अंदर भी तीव्र होती है। बाल्यावस्था में धीमी और किशोर अवस्था में पुनः तीव्र हो जाती है। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, बहुत शानदार कंसेप्ट है। अब देखते हैं प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है और इसके पश्चात धीमी पड़ जाती है, परंतु विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। देखो ये विकास की प्रोसेस है वो फास्ट चलती है, कभी स्लो चलती है, लेकिन निरंतर चलती रहती है। देखो विकास की प्रोसेस है वो प्रथम 3 वर्ष में बहुत तीव्र, बाद में स्लो होती है, लेकिन कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अब देखो इसके ऊपर स्किनर ने क्या बताया है, विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता कंटिन्यूअस का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, कोई अकस्मात परिवर्तन नहीं होता है। ये कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतरता चलती रहती है, कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है कि अचानक बाल्यावस्था के अंदर ऐसा कुछ परिवर्तन हो जाए कि विकास की गति धीमी हो जाए, या किशोर अवस्था के अंदर या बाल्यावस्था के अंदर या शेष अवस्था के अंदर कोई अचानक आकस्मिक परिवर्तन नहीं होते हैं, बल्कि एक निरंतर कंटिन्यूअस या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखो मैं आप बात बता दूं आपको परिभाषाओं की बात मैंने बताई थी कि जो आपकी सिद्धांतों के अंदर जो परिभाषाएं आ रही हैं या अदर जो परिभाषाएं डेफिनेशंस आ रही हैं, देखो जैसे यहाँ पर स्किनर का मत आया है, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं नॉर्मली यहाँ पर मत देख लिया, अपनी परिभाषा याद कर ली, होती है तब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होती है तो मैं आपको बता देता हूं, जो बाल विकास है पूरा, ये बाल विकास है पूरा, इस बाल विकास की यूनिट फेस्ट जैसे ही पूरी कंप्लीट होती है उससे पहले मैं आपको बाल विकास की जितनी भी डेफिनेशन है, चाहे वो थ्योरीज की हो, सामाजिक संवेगात्मक सभी विकासेज की हो, डेवलपमेंट की हो, और इसके अलावा इसके अंदर और नॉर्मल जो परिभाषाएं हैं उन सभी को अपन एक साथ देखने वाले हैं। 200-300 डेफिनेशन होगी, सभी को एक साथ देखेंगे तो आपका कंसेप्ट प्रत्येक साइकोलॉजिस्ट की एक साथ परिभाषा पढ़ेंगे, उनको अपन याद करेंगे। देख लो ट्रिकली याद करेंगे, कैसे याद करेंगे देखते रहना आप।
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट थ्योरी पर चलते हैं अपन। देखो इससे पहले हरलोक का मत है, हरलोक की थ्योरी क्या कहती है, विकास निरंतर चलता रहता है गर्भावस्था से मृत्यु तक। हरलोक बोलते हैं विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो निरंतर चलता रहता है गर्भाधान से मृत्यु तक। देखो इसके अंदर दिखाया गया, ये ग्राफ दिखाया गया है, ग्राफ दिखाया गया, क्या दिखाया गया इसके अंदर, देखो ये है डेवलपमेंट और ये है टाइम ईयर। देखो प्रथम 3 वर्ष में देखो ये बहुत तीव्र चल रही है गति विकास की, ये क्या है पूर्व शेषावस्था। फिर देखो हल्की सी स्लो होती है, ये क्या आ गई उत्तर शेषावस्था। फिर देखो सतत चलती रहती है और किशोरावस्था के अंदर पूर्ण क्या होती है, हल्की सी तीव्र होने लगती है। तो देखो ये विकास की प्रोसेस है जो पहले फास्ट चलती है, थोड़ी सी स्लो होती है, उसके बाद बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है और किशोरावस्था के अंदर पुनः तीव्र होती थी, कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अब देखो एक प्रश्न था आरपीएससी लेक्चरर हिस्ट्री 2014 के अंदर आया हुआ है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। देखो पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, यानी ये बात कर रहा है कि पूर्व बचपन यानी पूर्व शेषावस्था में उत्तर शेषावस्था से ज्यादा फास्ट चलती है। उत्तर बचपन, उत्तर बचपन का मतलब उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय फास्ट चलती है। उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, यानी उत्तर बचपन है उसमें किशोरावस्था की बजाय फास्ट होती है। किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय फास्ट होती है, किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय फास्ट होती है, प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय फास्ट होती है। तो अपन ने पढ़ा था प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय फास्ट होती है, ये तो नहीं है बात। देखो अपन ने पढ़ा था कि पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय फास्ट होती है। देखो यहाँ पर है किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय क्या होती है, फास्ट होती है। मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा तीव्र गति शेषावस्था में, उसके बाद किशोरावस्था में, उसके बाद बाल्यावस्था में, और शेषावस्था में बात करें तो पूर्व शेषावस्था उत्तर शेषावस्था। कंसेप्ट आपको याद रखना है, ये इससे आपका क्वेश्चन हल हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं सिद्धांत प्रिंसिपल सेकंड है विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है, इंडिविजुअल प्रोसेस है, विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विकास भिन्न भिन्न दर से होता है। यानी सभी की दर क्या है, भिन्न भिन्न है। यानी विकास व्यक्तिगत है, यानी एक दो व्यक्ति हैं, दो ब्रोदर हैं, भाई हैं, तो उनकी बात करें अपन तो उनमें भी सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास दोनों में देखने में आपको अंतर मिल सकता है। दोनों के विकास में आपको देखने में अंतर मिल सकता है। शारीरिक विकास की बात करें तो लंबाई में अंतर मिल सकता है, उनकी वजन में अंतर मिल सकता है, अन्य पर्सनैलिटी में अंतर, रंग रूप में अंतर मिल सकता है। मानसिक विकास की बात करें, सामाजिक विकास की बात करें तो उनके विकास के विभिन्न पहलुओं में विभिन्न दर में अंतर मिल सकता है। तो ये विकास क्या बोलता है, ये सिद्धांत क्या बोलता है कि विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, इंडिविजुअल प्रोसेस है। ये सिद्धांत जन्मजात जुड़वा बच्चों पर भी लागू होता है कि जो दो जुड़वा बच्चे हैं उन पर भी ये सिद्धांत लागू है। यानी उन पे भी क्या होते हैं, उनकी भी विकास की गति है, वो प्रोसेस है, उनमें भी क्या होती है, व्यक्तिगत होती है। दोनों बच्चों का विकास की प्रोसेस है वो इंडिविजुअल है, दोनों का विकास अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग टाइम पीरियड से होता है। एक शिक्षक इसी सिद्धांत के आधार पर यह निर्णय लेता है कि प्रत्येक बालक विशिष्ट है। एक शिक्षक को इस सिद्धांत का ज्ञान इसलिए होना जरूरी है कि वह इस सिद्धांत के द्वारा पता लगा सकता है कि विकास की गति, विकास की प्रोसेस इंडिविजुअल है। तो विकास की प्रोसेस इंडिविजुअल है तो प्रत्येक बालक का स्तर भी क्या है, विशिष्ट होता है। कुछ बालक मंद, कुछ तीव्र गति के होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, सर्जनशील होते हैं। तो इस सिद्धांत के द्वारा एक शिक्षक होने के नाते इस सिद्धांत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिससे बालक की विशिष्टता का पता लग सके। इसके बाद डगलस व होलैंड ने बताया कि विभिन्न व्यक्तियों की विकास की गति में भिन्नता होती है और ये विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। डगलस व होलैंड ने बताया कि विभिन्न व्यक्तियों की विकास की गति में भिन्नता होती है। व्यक्तियों की विकास की
गति में भिन्नता होती है, गति में भिन्नता होती है और ये भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। ये डगलस व हॉलैंड की परिभाषा है। अब देखो क्वेश्चन आता है, एक शिक्षक होने के नाते विकास के किस सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए बालकों की श्रेणी विभाजन का मतलब मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, प्रतिभाशाली बालक, सर्जनशील बालक, इनकी पहचान कर सकते हो? तो उसके लिए है, बताओ, पहला है सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, सतत प्रक्रिया का सिद्धांत जन्म से मृत्यु तक। प्रोक्सीमोडिस्टल थ्योरी पढ़ने वाले हैं। व्यक्तिगत प्रक्रिया का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है? व्यक्तिगत प्रक्रिया का सिद्धांत, इंडिविजुअल थ्योरी, जिसके द्वारा एक शिक्षक पता लगा सकता है कि ये बच्चा मंद बुद्धि का है, ये जड़ बुद्धि का है, ये सर्जनशील है, ये प्रतिभाशाली बालक है। नंबर थर्ड आता है, विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है। विकास का एक क्रम होता है, विकास का एक क्रम होता है, इस बात को ध्यान रखना आपको। ये फैक्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विकास का क्रम क्या होता है? समान होता है। विकास का क्रम कैसा होता है? समान होता है, सभी में समान होता है, लेकिन इसमें समय की भिन्नता मिल सकती है, समय की भिन्नता मिल सकती है। किसी में मानसिक विकास 2 महीने या 1 वर्ष देरी से हो जाता है और किसी में 1 या 2 वर्ष पहले हो जाता है, लेकिन ये क्रम उसके अंदर ये सेम रहेगा। क्रम बच्चों के अंदर दांत आने का क्रम क्या रहता है? बच्चों के अंदर जो अस्थायी दांत आते हैं, स्थायी दांत आते हैं, उनके अंदर क्रम चलता रहता है, सेम क्रम चलता है। पहले अस्थायी दांत आएंगे, उसके बाद अस्थायी दांत गिरते हैं और उसके बाद में स्थायी दांत आते हैं। बेटा ये क्रम चलता है विकास का, लेकिन आपको बता दूं इसी क्रम से विकास होगा। इसके अंदर समय में भिन्नता हो सकती है, समय में भिन्नता हो सकती है कि अस्थायी दांत किसी के 15-20 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, आगे पीछे गिर सकते हैं, और स्थायी दांत आने में थोड़ा महीने भर का, 15 दिन का, 20 दिन का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्रम, उनकी ऑर्डर, उनकी सीक्वेंस यही रहती है। तो ये विकास का एक फैक्ट है कि विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है। यदि भी प्रत्येक व्यक्ति की विकास की गति में भिन्नता होती है, गति में भिन्नता हो सकती है, समय में भिन्नता हो सकती है, परंतु सभी व्यक्तियों का विकास एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से होता है, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट है सिर से पांव या आपादीय या सेफेलोपोडाल थ्योरी, मस्तिष्कोद्मुखी या सिर पूंछे दिशा। इसके इतने नाम है, आपको इंग्लिश का नाम याद रखना है बेटा। सेफेलोपोडल थ्योरी, सेफेलोपोडाल थ्योरी क्या है कि बच्चे का विकास का जो क्रम है वो सिर से पैर की तरफ होता है, सिर से पैर की तरफ विकास का क्रम है। विकास का ऑर्डर, डेवलपमेंट ऑर्डर क्या है कि बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ चलता है, इसे बोलते हैं सेफेलोपोडल थ्योरी, सेफेलोपोडल थ्योरी। और इसी के साथ अपन एक और पढ़ने वाले हैं कि बच्चे का विकास केंद्र से परिधि की तरफ चलता है, केंद्र से परिधि की तरफ चलता है, इसे बोलेंगे प्रोक्सीमोडिस्टल थ्योरी और इसे बोलेंगे सेफेलोपोडल थ्योरी। इन दोनों थ्योरियों का कांसेप्ट समझ लेना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत शानदार क्वेश्चन बनने वाला है। यहां से सिर से पांव की तरफ बच्चे का विकास, डेवलपमेंट होता है, इसे बोलेंगे सेफेलोपोडल थ्योरी। और यदि केंद्र से परिधि की तरफ बच्चे का विकास हो तो इसे बोलेंगे प्रोक्सीमोडिस्टल थ्योरी। पढ़ते हैं, देखो। इस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से प्रारंभ होकर पैरों की तरफ चलता है, यानी सिर से प्रारंभ होकर पैरों की तरफ चलता है। मैंने बताया है, जैसे गर्भस्थ शिशु में विकास सिर से प्रारंभ होता है, सिर के बाद में धड़ की तरफ होता है, पैरों की तरफ चलता है, यानी सिर से पैरों की तरफ चलता है। ऑर्डर ये रहता है, सिर से पैरों की तरफ चलता है। इसी प्रकार जन्म के बाद शिशु के सिर का संतुलन सबसे पहले बनता है। विकास का मैंने बताया था कि सिर से पैर की तरफ चलता है तो सिर का संतुलन सबसे पहले बनेगा, और जबकि पैरों का संतुलन सबसे अंत में बनता है। सिर का संतुलन पहले बनता है बच्चे का, उसके बाद धड़ का बनता है, उसके बाद पैरों के बल बच्चा चलने लगता है। इसी कारण पूर्व शेष अवस्था में शिशुओं का सिर उनके शरीर का 25% होता है। याद रखना है आपको कि शिशु का सर पूर्व शेष अवस्था में बच्चों का, शिशु का सिर
सिर की जो साइज है वो उसकी बॉडी का 25% होती है। क्यों होती है? क्योंकि विकास की जो प्रोसेस है वो जो उसका ऑर्डर है वो सिर से पैर की तरफ चल रहा है, इसलिए पहले सिर का विकास होगा, सिर का संतुलन बनेगा, इसलिए सिर की साइज बड़ी रहती है, 25% रहती है। इसको आप अनुपात में बदल सकते हो, 25% रहती है। हेड की साइज, ये बॉडी आपकी ये हो गई 100% हो गई, परसेंट से परसेंट ये हो गया 1:4 का अनुपात इसके अंदर 1:4 का अनुपात इसके अंदर रहता है, 1:4 का अनुपात इसके अंदर रहता है। इसी कारण शरीर के अन्य अंगों की तुलना में सिर व मस्तिष्क अधिक तेजी से विकसित होते हैं। अन्य अंगों की तुलना में सिर व मस्तिष्क सबसे अधिक तेजी से विकसित होते हैं। अब देखो क्वेश्चन आता है, विकास के संदर्भ में सही कथन है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति में भिन्नता होती है। गति में भिन्नता होती है, मैंने बताया अस्थायी दांत आना, इसके अंदर 15-20 दिन महीने भर का बच्चों के अंदर लेट हो सकती है, जल्दी हो सकती है। किसी बच्चे में जल्दी आ सकते हैं, किसी बच्चे में लेट आ सकते हैं, लेकिन क्रम समान रहता है। पहले अस्थायी दांत आते हैं, उसके बाद गिरते हैं, उसके बाद में ही स्थायी दांत आते हैं। तो विकास का ऑर्डर जो क्रम है वो समान रहता है, लेकिन गति में भिन्नता अलग अलग होती है। ये ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो दो बी, देखो प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति में समानता, गति में समानता यानी सभी एक ही गति से चलता है, सभी के अंदर विकास। क्रम भिन्न होता है, ये होता है क्या, सभी में क्रम भिन्न होता है क्या, कि पहले स्थायी दांत आ गए किसी में, फिर गिर गए, फिर अस्थायी दांत आ गए, और किसी में पहले अस्थायी दांत आ गए, फिर स्थायी दांत आ गए, फिर गिर गए। ये क्रम ये चलता है क्या, क्रम सभी में समान चलता है, लेकिन गति में भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति व क्रम दोनों समान होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति व क्रम में भिन्नता होती है। तो ऑप्शन अपना ए करेक्ट हो गया, इसके अंदर ए करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर, रीट एग्जाम के अंदर ऐसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। थ्योरी नंबर 2 की बात करते हैं। सिर से केंद्र से परिधि की ओर या भीतर से बाहर की ओर या प्रोक्सीमोडिस्टल थ्योरी। देखो ये एक डायग्राम दिखाया गया है, देखो इसके अंदर देखो सिर से पैर की तरफ मैंने बताया था सेफेलोपोडल थ्योरी, और देखो यहां से ये क्या है, सेंटर है, ये सेंटर है, केंद्र है, केंद्र से ये परिधि की तरफ, ये परिधि की तरफ या बाहर की तरफ, केंद्र से परिधि की तरफ या बाहर की तरफ विकास का क्रम प्रोक्सीमोडिस्टल थ्योरी कहलाती है। केंद्र से परिधि की तरफ या भीतर से बाहर की तरफ विकास का क्रम कौन सी थ्योरी है, प्रोक्सीमोडिस्टल थ्योरी है, जिसके अंदर क्या होता है, देखो विकास शरीर के केंद्र भाग से शुरू होकर बाहर या परिधि भाग की ओर बढ़ता है। उदाहरण, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का कंधा, अब देखना किस प्रकार से बढ़ता है, देखो बालक का कंधा सबसे पहले काम करता है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, उसके बाद कोहनी काम करने लगती है, कोहनी, उसके बाद बच्चे की कलाई काम करने लगती है, उसके बाद में अंगुलियां काम करने लगती है। तो देखो पहले कंधा काम करता है ये, और उसके बाद में कलाई काम करने लगती है, उसके बाद में अंगुलियां काम करने लगती है। तो देखो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है ये विकास का ऑर्डर, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है विकास का क्रम, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है विकास का क्रम, तो इसे बोलेंगे प्रोक्सीमोडिस्टल थ्योरी, इसे बोलेंगे प्रोक्सीमोडिस्टल थ्योरी। पहले कंधा, फिर कोहनी, कलाई, फिर अंगुलियों का विकास, इस प्रकार से इसे बोलेंगे प्रोक्सीमोडिस्टल थ्योरी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पहले एक छोटा शिशु है, पहले कंधे का उसका विकास होता है, उसके पश्चात कोहनी का विकास होता है, उसके पश्चात वो कलाई पर संतुलन करता है, उसके बाद में वो अंगुलियों से किसी वस्तु को, खाने की वस्तु को पकड़ सकता है या स्पर्श कर सकता है, संतुलन बना सकता है। ये विकास के किस सिद्धांत की पालना करता है, तो प्रोक्सीमोडिस्टल थ्योरी, सेफेलोपोडल थ्योरी, सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, व्यक्तिगत प्रक्रिया का सिद्धांत, तो इसके अंदर आएगा प्रोक्सीमोडिस्टल थ्योरी। नेक्स्ट बात करते हैं गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट, गति का विकास। गामक विकास को क्या बोल सकते हो, गति का विकास या मोटर डेवलपमेंट, गामक विकास। बालकों में गति का विकास भी भिन्न भिन्न तरीके से होता है, गति का विकास को बोलेंगे गामक विकास, क्रियात्मक विकास, गामक विकास। बालकों में गति का विकास भी एक क्रमबद्धता से होता है, इसके अंदर भी मैंने बताया था क्रम वही रहेगा, लेकिन गति में भिन्नता हो सकती है, क्रम समान रहेगा,
गति में भिन्नता हो सकती है। और विकास का ये फैक्ट है, याद रखना आपको, किसी भी कंसेप्ट पे लागू होता है ये कि डेवलपमेंट का ऑर्डर है, क्रम है, वो सदैव समान रहता है। चाहे वो बच्चा कहीं पर भी जन्म ले, कहीं पर भी रहे, कहीं किसी भी एनवायरनमेंट में रहे, क्रम सदैव समान रहता है, लेकिन गति में भिन्नता रहती है। तो बात आती है बालकों में गति का विकास भी क्रमबद्धता से होता है। गति के क्रम में बालक पहले बैठना, फिर घुटनों से चलना, उसके बाद में चलना शुरू करता है। प्रत्येक बालक में इस कार्य को करने में लगने वाले समय में भिन्नता हो सकती है, पर क्रम यही रहता है। यानी एक बच्चा है, वो पहले क्या करेगा, बैठना सीखेगा, उसके बाद घुटनों के बल चलना, उसके बाद पैरों के बल चलना, पैरों से चलना, उसके बाद वह दौड़ना कूदना सीखता है। तो ये क्रम चलेगा, क्रम समान चलने वाला है, इसके अंदर गति में भिन्नता मिल सकती है आपको। ये नहीं होगा कि पहले कोई बच्चा वो पैरों के बल चलने सीखेगा, उसके बाद घुटनों के बल चलेगा, उसके बाद दौड़ेगा, उसके बाद बैठेगा, ये क्रम नहीं रहता है। क्रम बेटा सभी में समान होता है, लेकिन गति में भिन्नता हो सकती है। कोई बालक लेट हो जाता है, कोई जल्दी हो जाता है, तो इसमें क्रम समान रहता है और गति में भिन्नता हो सकती है। इसी प्रकार बालक का भाषा का विकास भी इसी सिद्धांत की पालना निश्चित क्रम में होता है। इसी प्रकार बालक का भाषा संबंधी विकास भी एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे शिशु भाषा का विकास, पहले बच्चा रोना सीखता है, उसके बाद अस्पष्ट ध्वनियां, फिर ध्वनियां करता है, फिर स्पष्ट भाषा का विकास होता है। यानी एक भाषा विकास की बात करें तो वो एक सीक्वेंस में होता है, लेकिन गति में भिन्नता हो सकती है। देखो, गामक विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया मैंने बताया था, परंतु इन कार्यों को करने में समय में भिन्नता हो सकती है। गामक विकास को पेशी विकास, गामक विकास को पेशी विकास को पेशियों से रिलेटेड है। ये अपनी मांसपेशियों के द्वारा संतुलित होता है, अपनी बॉडी का संतुलन होता है पेशियों के द्वारा। गति के संतुलन में पेशियां अपने काम आती हैं, पेशियों के द्वारा संतुलन बनाते हैं अपन, इसलिए इसको बोलते हैं पेशी विकास। इसके अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों के संचालन, विभिन्न अंगों के संचालन मतलब गति के संचालन में, विभिन्न अंगों के संचालन में, उनके मोटर में गुणवत्ता आती है, गुणवत्ता आती है, इसलिए इसको बोलते हैं गामक विकास या पेशीय विकास। अब गामक विकास की बात करें आगे, तो मोटर डेवलपमेंट को मोटे तौर पर हम दो भागों में देख सकते हैं, स्थूल गामक विकासात्मक कौशल और सूक्ष्म गामक विकासात्मक कौशल। यहाँ से भी बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना आपको। मोटर डेवलपमेंट को मोटे तौर पर दो कौशल स्किल्स के अंदर डिवाइड करते हैं, स्थूल गामक विकासात्मक कौशल और सूक्ष्म गामक विकासात्मक कौशल। देखो, स्थूल गामक का मतलब होता है, स्थूल का मतलब होता है मोटे तौर पर, मोटे तौर पर, और सूक्ष्म गामक का मतलब होता है, सूक्ष्म मतलब हल्के तौर पर, बारीक, बारीकी, बारीकी समझ लो आप, बारीकी यानी उस सूक्ष्म तरीके से देखना उसको, सूक्ष्म। और गामक का मतलब होता है गति करना, मोशन करना, विकासात्मक, विकासात्मक पहलू का कौशल स्किल, यानी मोटे तौर पर किसी गति का, गति संचालन में विकासात्मक पहलू का स्किल। यानी स्थूल गामक विकास को अपन देखना है मोटे तौर पर, यानी इसके अंदर अपन काम लेंगे भुजाओं व पैरों का उपयोग, यानी भुजाओं व पैरों का उपयोग करना, इसे बोलेंगे स्थूल गामक विकासात्मक कौशल। और यदि बात करते हैं बारीकी की, तो अंगुली निपुणता, अंगुली के निपुणता, अंगुली निपुणता के काम और नेत्र हस्त समन्वय, यानी आपके अंगुली से जो निपुणता से जो काम होने वाले हैं, और नेत्र हस्त मतलब आंखों का और हाथों का समन्वय के द्वारा जो काम होने वाले हैं, वो बारीकी की काम होते हैं, बारीकी काम होते हैं, सूक्ष्म काम होते हैं, इसलिए इसे रखा गया है सूक्ष्म गामक विकासात्मक कौशल के अंदर। और भुजाओं पैरों का उपयोग ये मोटे तौर के काम है, इसलिए इसे रखा गया है स्थूल गामक विकासात्मक कौशल के अंदर। एग्जाम्पल देखें, जैसे क्रिकेट खेलना पैर व हाथों का उपयोग होता है, भुजाओं का कार चलाना तैराकी, तो ये किसमें आगे स्थूल गामक। पढ़ना, लिखना, सुई में धागा पिरोना, मेहंदी बनाना, इसमें क्या है अंगुली निपुणता और नेत्र हस्त समन्वय पाया जाएगा, इसलिए सूक्ष्म गामक विकासात्मक कौशल में है। क्वेश्चन आएगा निम्न में से सूक्ष्म गामक कौशल नहीं है,
तो पढ़ना लिखना, सुई में धागा पिरोना, तैराकी, तो ऑप्शन हो जाएगा तैराकी। ऐसे क्वेश्चन यहां से पुटअप हो सकते हैं। नेक्स्ट एक फैक्ट आता है, अंगुली निपुणता व नेत्र हस्त समन्वय मतलब सूक्ष्म गामक विकास, सूक्ष्म गामक कौशल, सूक्ष्म कौशल, सूक्ष्म कौशल का समन्वय पूर्व बाल्यावस्था में अत्यधिक सुधार होता है। इसी अवधि में बच्चे बाएं व दाएं हाथ हेतु वरीयता का विकास भी कर लेते हैं। देखो, सूक्ष्म गामक कौशल, स्थूल गामक कौशल और सूक्ष्म गामक कौशल की बात चल रही थी। इसके अंदर एक फैक्ट है, अंगुली निपुणता व नेत्र हस्त समन्वय मतलब बात कर रहा है सूक्ष्म कौशल की। सूक्ष्म कौशल, सूक्ष्म कौशल बारीकी से ज्ञान, सूक्ष्म कौशल या बारीकी का ज्ञान कब हो जाता है? पूर्व बाल्यावस्था में अत्यधिक सुधार होता है। देखना कंसेप्ट को, पूर्व बाल्यावस्था में अत्यधिक सुधार होता है। इस अवधि में बच्चे के बाएं और दाएं हाथ हेतु वरीयता का भी विकास हो जाता है। बाएं और दाएं की वरीयता का भी विकास हो जाता है, मतलब पूर्व बाल्यावस्था में सूक्ष्म कौशल का विकास में अत्यधिक सुधार होता है। तो इससे पहले थी शेष अवस्था, तो शेष अवस्था में स्पष्ट होता है कि पूर्व बाल्यावस्था से पहले सूक्ष्म गामक कौशल में क्या रहती है? कमी रहती है। इसमें कौन सा कौशल पाया जाता है? तो स्थूल गामक कौशल पाया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से विकास की किस अवस्था के अंदर सूक्ष्म गामक विकासात्मक कौशल का अभाव रहता है या कम पाया जाता है, या स्थूल गामक विकासात्मक कौशल ज्यादा पाया जाता है सूक्ष्म गामक की बजाय? तो वो कौन सी होगी? शेष अवस्था की अवस्था होगी। फिर देखो, बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था में सूक्ष्म गामक कौशल का विकास होता है। कैसे होता है? पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो मैंने बताया था बाल्यावस्था का काल क्या है? मौज मस्ती का काल है। बच्चा होता है, बालक होता है, वह बहिर्मुखी होता है, मस्त मौला होता है, तो वह खेलता कूदता है, ज्यादा ज्यादा खेलता कूदता है, बाहर घूमता है, अनावश्यक भ्रमण करता है। तो वो क्या करता है? अनावश्यक भ्रमण करता है, तो वो क्या देखता है? बाहर घूमता है, बहिर्मुखी होता है, अनावश्यक भ्रमण करता है, खेलता कूदता है। तो वह क्या है? बाहर घूमेगा तो बारीकी का ज्ञान लेगा, बारीकी सीखेगा, सूक्ष्म सूक्ष्म स्किल सीखेगा, सूक्ष्म गामक विकास करेगा। बाहर घूमेगा तो एनवायरनमेंट के साथ कुछ नया सीखेगा। बाहर घूमेगा तो अंतर्मुखी प्रवृत्ति नहीं रहती है, यहाँ पर बहिर्मुखी प्रवृत्ति रहती है। मस्त मौला रहता है, बाहर घूमता रहता है, तो कुछ नई बातें सीखता है, सूक्ष्म बातों को सीखता है। इसलिए पूर्व बाल्यावस्था में सूक्ष्म गामक कौशल में अत्यधिक सुधार होता है। बाएं और दाएं हाथ हेतु वरीयता का भी विकास होने लग जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं विकास अंतः क्रिया का परिणाम है। विकास अंतः क्रिया का परिणाम है। डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन। विकास अंतः क्रिया का परिणाम है। तो ये देखो, ये सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और वातावरण के बीच हुई अंतः क्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच हुई अंतः क्रिया का परिणाम किसको मानता है? यह सिद्धांत विकास अंतः क्रिया किसकी? वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया की बात हो रही है। तो इस हेतु वुडवर्थ ने एक सूत्र दिया है, मानव विकास क्या है? वंशानुक्रम मल्टीप्लाई है वातावरण के, इन्वायरमेंट के मल्टीप्लाई बताया, इसके अंदर इन्वायरमेंट के मल्टीप्लाई बताया गया है। तो ये सूत्र वुडवर्थ ने दिया था, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, डेवलपमेंट बराबर H मल्टीप्लाई E, H मल्टीप्लाई E। यानी बात करते हैं, बताया था विकास अंतः क्रिया का परिणाम है। विकास किसकी अंतः क्रिया का परिणाम है? विकास वंशानुक्रम, आपके जो वंशानुक्रम से जो गुण मिले हैं वो, और वातावरण से आपने जो अर्जित गुण किए हैं वो, यानी इन जन्मजात व अर्जित गुणों का क्या है? मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है, जोड़ नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जोड़ नहीं है, इनको जोड़ना नहीं है, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि आप 0 को मल्टीप्लाई करो, 1 से 0 आ गया, यानी इसका इफेक्ट इस पे पड़ रहा है। तो इसी प्रकार वंशानुक्रम का वातावरण पर और वातावरण का इफेक्ट
आपको वंशानुक्रम पर भी देखने को मिलेगा। यानी इन दोनों का इंटरकनेक्शन है, यानी मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित हो रहा है। इसका सूत्र किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सूत्र दिया था वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने सूत्र दिया था, क्या दिया था? मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। हमने देखा है कि पर मल्टीप्लाई आएगा, क्वेश्चन आता है मानव विकास डी बराबर होता है एच मल्टीप्लाई ई, डी बराबर एच प्लस ई, डी बराबर एच माइनस ई और डी बराबर एच डिवाइड ई। तो देखो वुडवर्थ का सूत्र है, यानी वुडवर्थ के अनुसार विकास की प्रोसेस है तो एच मल्टीप्लाई ई, एच मल्टीप्लाई ई। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट अपनी थ्योरी। इसके अंदर बताया था स्किनर ने, स्किनर ने क्या बताया था? स्किनर का इसमें मानना है कि स्किनर का मानना है कि वंशानुक्रम हमें वे तत्व प्रदान करता है। वंशानुक्रम हमें क्या प्रदान करता है? ऐसे तत्व प्रदान करता है, ऐसे एलिमेंट प्रदान करता है जहां तक हमारा विकास संभव हो सके। वंशानुक्रम हमें क्या देता है? देखो स्किनर बोलते हैं कि वंशानुक्रम हमें ऐसे तत्व प्रदान करता है जहां तक हमारा विकास संभव हो सके, विकास संभव हो सके ऐसे प्रदान करता है। जबकि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, देखो जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मिले कुपोषित वातावरण की बात हो रही है, एनवायरमेंट की बात हो रही है। मिले कुपोषित वातावरण, दूषित भोजन और रोगग्रस्तता के कारण उच्च कोटि का आपका जो वंशक्रम है, उच्च कोटि के वंशक्रम को भी दुर्बल कर देता है। उच्च कोटि के वंशक्रम को भी क्या कर देता है? दुर्बल कर देता है। तो मैंने बताया था अभी कि डेवलपमेंट बराबर क्या है? वंशानुक्रम का मल्टीप्लाई क्या है? इन्वायरमेंट है। वंशानुक्रम का मल्टीप्लाई क्या है? इन्वायरमेंट है। यानी ये दोनों आपस में संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, यानी डेवलपमेंट को दोनों ही प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। और ये सूत्र किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। और स्किनर की परिभाषा के अंदर ये बात आती है कि वंशानुक्रम हमें वे तत्व प्रदान करता है जहां तक हमारा विकास संभव हो सके। जबकि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मिले कुपोषित वातावरण, दूषित भोजन व रोगग्रस्तता के कारण उच्च कोटि का वंशानुक्रम भी दुर्बल हो जाता है। यदि आपका वंशानुक्रम बहुत उच्च कोटि का है, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी का है, तो भी यदि वातावरण आपको जीवन के प्रारंभिक वर्षों में कुपोषित भोजन, रोगग्रस्तता, दूषित वातावरण दे रहा है, तो ये उच्च कोटि का वंशानुक्रम भी दुर्बल हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि विकास की प्रक्रिया, इससे स्पष्ट होता है कि विकास अंतःक्रिया का परिणाम है। और इस बात को वुडवर्थ ने एक सूत्र के द्वारा बताया है, वो सूत्र है डी बराबर एच मल्टीप्लाई ई, डी बराबर एच मल्टीप्लाई ई। तो ये सूत्र किसका है? वुडवर्थ का है। तो वुडवर्थ का सूत्र क्या है? डी बराबर एच मल्टीप्लाई ई। याद रखना, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो आती है बात लास्ट में, विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि विकास के जितने भी पक्ष हैं वो सभी अंतर संबंधित है, सभी जुड़े हुए हैं। जितने भी पक्ष की बात की थी विकास के, यानी यहां से क्या बात निकल के आती है? विकास के जितने भी पक्ष हैं, जैसे शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, नैतिक विकास है। ये विकास के जो सभी पहलू हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में अंतर संबंधित हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि विकास के सभी पहलू, विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। यदि शारीरिक विकास कमजोर है आपका,
तो मानसिक विकास को प्रभावित करेगा, सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा, संवेगात्मक करेगा, नैतिक विकास को। ये अगर सामाजिकता में कमी है, सामाजिक विकास आपका कमजोर हो रहा है, सामाजिकरण की पहलू आपके अंदर कम है, सामाजिकता कम है और सामाजिक विकास कम हुआ है, तो ये नैतिक विकास को प्रभावित करने वाला है। मानसिक विकास आपका संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला है। यानी सभी विकास के पक्ष आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, सभी आपस में अंतर संबंधित हैं। देखो, बालक का प्रारंभिक सामाजिक व्यवहार उसके शारीरिक विकास से संबंधित होता है। यानी बच्चे का जो शुरुआती प्रारंभिक जो सामाजिक व्यवहार है, सोशल बिहेवियर है, वो उसके सामाजिक शारीरिक विकास से संबंधित होता है। अर्थात विकास के सभी आयाम या पक्ष जैसे शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, गामक आपस में क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं, अंतर संबंधित रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ये विकास का कंसेप्ट है। देखो, इस पे गेरिसन ने एक बात बताई है। गेरिसन महोदय ने क्या बोला है इसके ऊपर? इस थ्योरी के ऊपर गेरिसन ने क्या बताया है कि शरीर संबंधी दृष्टिकोण, गेरिसन के अकॉर्डिंग क्या है ये बात? शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। गेरिसन ये बोलते हैं कि शरीर संबंधी जितने भी आपके दृष्टिकोण हैं, व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। यानी गेरिसन इस बात को बताते हैं कि शरीर के संबंधित जितने भी दृष्टिकोण है, जैसे शारीरिक दृष्टिकोण है, मानसिक है, संवेगात्मक है, नैतिक है, संज्ञानात्मक है, वो विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। ये गेरिसन का मत है। मैंने बताया था इन डेफिनेशंस को देख के आपको घबराना नहीं है। मैंने बताया है, एक बार दोबारा बता रहा हूं, सीडीपी की जितनी भी डेफिनेशन है, जितनी भी परिभाषाएं हैं सीडीपी की, 200 हो चाहे 300 हो, उनको अपन एक मैराथन क्लास करने वाले हैं। उस मैराथन क्लास के अंदर सभी परिभाषाएं आपको याद होगी, वो भी ट्रिकली अपन याद करेंगे, बहुत अच्छे कंसेप्ट से याद करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इन परिभाषाओं की। ये गेरिसन का मत है। इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन है, देखो, शरीर निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? मैंने बताया था आपकी एग्जाम के अंदर ऐसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन देखना, इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है ए, विकास के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है विकास के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या अंतर संबंधित हैं। ऑप्शन बी है इसके अंदर, विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर है। विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर है। ऑप्शन सी, शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति भिन्न होती है। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति भिन्न होती है। डी ऑप्शन है इसके अंदर, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। देखो, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है लेवल 2 2012 की एग्जाम हुई थी। लेवल 2 2012 की एग्जाम थी।
टीचर थर्ड ग्रेड की, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने बताया था कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, सिद्धांत से आते हैं। तो देखना निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो पहला है इसके अंदर विकास के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी बात की थी विकास के सभी क्षेत्र शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी आपस में इंटरकनेक्टेड है, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। ये विकास का एक सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत है कि यदि एक विकास का पक्ष हल्का रहता है, जैसे शारीरिक विकास का है, मानसिक विकास का पक्ष हल्का रहता है, कोई सा भी एक पक्ष हल्का है तो वह विकास के अन्य पक्षों को भी बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित करेगा। तो इसलिए बात यह है कि विकास के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही आपकी। नेक्स्ट ऑप्शन है विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर है। बात सेकंड आती है विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर है। देखो वंशानुक्रम की बात आती है, वंशानुक्रम पर निर्भर है विकास केवल। तो विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर है, तो वंशानुक्रम से केवल आप कुछ हद तक शारीरिक पहलू का विकास ले सकते हो, कुछ हद तक। और ये भी डिपेंड होता है आपके इन्वायरमेंट पर। वंशानुक्रम से कुछ हद तक आप शारीरिक पहलू का विकास ले सकते हो। इसके अलावा आपके सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक आदि विकास के पहलू आपके इन्वायरमेंट, आपके वातावरण, आपके रहन सहन, आपके समकक्षी व्यवहार, आपके दोस्त, आपके परिवार, आपका आस पड़ोस, आपका विद्यालय, इस पर डिपेंड करता है। तो विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर है, ये बात क्या आपकी, ये ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी की बात करते हैं विकास के विभिन्न अंगों के, शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता होती है। विकास की गति में भिन्नता होती है, बिल्कुल सही है। विकास का मैंने एक फैक्ट बताया था आपको कि विकास की गति, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। विकास के दो फैक्ट बताए थे मैंने डेवलपमेंट के, कि विकास की गति में भिन्नता होती है, गति में भिन्नता हो सकती है, लेकिन विकास के क्रम में सदैव समानता रहती है। विकास का क्रम एक समान ऑर्डर से चलता है, विकास का क्रम समानता से होता है, लेकिन गति में भिन्नता हो सकती है। तो शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता है, ये बात सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है डी, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। विकास जन्म से, गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। जबकि वृद्धि एक निश्चित उम्र तक, मध्य किशोरावस्था तक आगे रुक जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर सिद्धांतों से पूछे जा सकते हैं, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो शरीर के, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। देखो शरीर के शीर्ष भाग से पैरों की तरफ, नीचे की तरफ की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन है सिर पदाभिमुख अनुक्रम। ऑप्शन बी है केंद्र प्रसारी अनुक्रम। ऑप्शन सी है उच्चतम अनुक्रम। और ऑप्शन डी है न्यूनतम अनुक्रम। ये चूरू एग्जाम L2
2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी लेवल 2 की टीचर्स की एग्जाम थी 2012 में चूरू डिस्ट्रिक्ट की, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर के शीर्ष भाग से पैरों की तरफ, नीचे की तरफ शारीरिक वृद्धि का जाना किस सिद्धांत पर आधारित है, किस प्रकार का ऑर्डर है, किस प्रकार का अनुक्रम है। तो इसे बोलेंगे सिर पदाभिमुख अनुक्रम, केंद्र प्रसारी अनुक्रम, उच्चतम अनुक्रम, न्यूनतम अनुक्रम। तो इसे बोलेंगे सिर से पैर की तरफ, तो सिर पदाभिमुख अनुक्रम। इसे बोलते हैं सेफेलोकोडाल थ्योरी। इंग्लिश का नाम याद रखना है आपको, सेफेलोकोडाल सिद्धांत, सेफेलोकोडाल सिद्धांत, सिर से पैर की तरफ। यदि बात करें केंद्र प्रसारी अनुक्रम, देखो यदि इस प्रकार का अनुक्रम हो, यानी केंद्र से भीतर से बाहर की तरफ, केंद्र से परिधि की तरफ, तो इसे बोलेंगे प्रोक्सीमोडिस्टाल थ्योरी। पढ़ी थी अपने, प्रोक्सीमोडिस्टाल सिद्धांत, प्रोक्सीमोडिस्टाल सिद्धांत, प्रोक्सीमोडिस्टाल सिद्धांत, केंद्र से परिधि की तरफ। बात की थी एक बच्चे का पहले कंधा काम करने लगता है, पहले कंधे के अंदर बच्चा संतुलन करता है, उसके बाद कलाई के कोहनी के अंदर करता है, उसके बाद कलाई के अंदर करता है, अंतिम वह अंगुलियों पर संतुलन प्राप्त करता है। ये विकास के किस सिद्धांत पर बेस्ड है? तो ये विकास के प्रोक्सीमोडिस्टाल थ्योरी पर आधारित है, प्रोक्सीमोडिस्टाल थ्योरी पर आधारित है। तो आज की अपनी सीडीपी थर्ड की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। सीडीपी फर्स्ट अपनी हो गई है, सीडीपी सेकंड हो गई है और सीडीपी थर्ड हो गई है। सीडीपी फर्स्ट सेकंड के अंदर अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वृद्धि और विकास का, और सीडीपी थर्ड के अंदर अपने पढ़े हैं सिद्धांत पढ़े हैं, और इसके बाद में पढ़ेंगे सीडीपी फोर्थ के अंदर भी सिद्धांत, सीडीपी फोर्थ के अंदर भी सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। और जब बहुत जल्द ही इस सीडीपी का अपन एमसीक्यू भी स्टार्ट करने वाले हैं, वो अपन पढ़ेंगे स्पेशल क्लासेस के अंदर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो बेटा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और गेट सब्सक्रिप्शन चाहिए आपको, अनअकैडमी का कोर्स चाहिए तो विकास 01 गेट रेफरल कोड का यूज करना, ताकि आपको 10% डिस्काउंट के साथ सब्सक्रिप्शन या कोर्स मिल सके। तो एक नेक्स्ट सीडीपी फोर्थ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।